चलिए, नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन शर्मा एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका रॉयल इंस्टीट्यूट के। क्या पढ़ रहे थे बेटा आप लोग? खरपतवारों के लाभ पढ़ लिए क्या आपने? खरपतवारों से हानियां पढ़ी क्या? अभी नहीं पढ़ी? तो चलो आज हम पढ़ेंगे खरपतवारों से होने वाली हानियां। हेडिंग लिख ली क्या तुमने? हमने देखा था कि खरपतवार जो है वो फसल से प्रतियोगिता करते हैं। कितनी चीजों के लिए प्रतियोगिता करते हैं बेटा? याद है तुमको कि भूल गए? हाँ, सच बताओ। पहली प्रतियोगिता किसके लिए करते हैं? जल के लिए। दूसरी प्रतियोगिता पोषक तत्व के लिए। तीसरी प्रतियोगिता स्थान के लिए। चौथी प्रतियोगिता प्रकाश के लिए। और पांचवी प्रतियोगिता CO2 के लिए। याददाश्त तो तेज है तुम्हारी। अब देखो, एक शब्द आता है जिसका नाम है जलोत्सर्जन गुणांक। एक निश्चित समय में एक निश्चित स्थान से एक फसल का पौधा जितना पानी उड़ाता है उसको हम कहते हैं जलोत्सर्जन गुणांक, है ना? तो जलोत्सर्जन गुणांक की अगर हम बात करें, इसको कहते हैं ट्रांसपिरेशन कोएफिशिएंट, जलोत्सर्जन गुणांक। अगर हम फसलों में बात करें तो ज्वार का सबसे ज्यादा होता है शुष्क क्षेत्रों में। मतलब सबसे ज्यादा पानी शुष्क क्षेत्र में कौन सी फसल उड़ा रही है यहाँ पर? ज्वार। और ये होता है 430। खरपतवारों की शुरुआत करें, जैसे एक खरपतवार आता है कुंदा, इसका होता है 556। दूब घास जो होती है ना, इसका होता है 813। मतलब लगभग लगभग डबल। और एक खरपतवार आता है टेफेरोजिया परप्यूरिया, जिसको जंगली नील हम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इसका जलोत्सर्जन गुणांक होता है 1108। मतलब ये खुद पानी पिए उससे अपने कोई तकलीफ नहीं है, पर ये 3-3 गुना पानी ज्यादा उड़ा देते हैं और मृदा जल में कमी ला देते हैं। तो सबसे ज्यादा प्रतियोगिता जल के लिए कौन करता है? टेफेरोजिया परप्यूरिया, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा? जंगली नील। मैं लिंक भी देता हूं, ठीक है? चलो, दूसरी बात आती है पोषक तत्व। तो ऐसा कहा जाता है कि फसलों को दिए जाने वाले उर्वरकों का 7 से 20% जो है वो कौन ग्रहण कर लेता है बेटा? खरपतवार ग्रहण कर लेते हैं। कितना मात्रा ले लेते हैं? 7 से 20%, है ना? तीसरा स्थान। स्थान में तो कुछ लिखना नहीं। प्रकाश। देखो, खरपतवारों में वानस्पतिक वृद्धि ज्यादा देखी जाती है ना? उनकी पत्तियां भी बड़ी बड़ी होती है, तो अधिक प्रकाश ग्रहण करके फसलों के ऊपर छाया कर देते हैं। ये लिखने की बात नहीं है। CO2 की बात करें तो खरपतवारों की पत्तियों में ज्यादा पर्णरंध्र होते हैं। मान लो कि एक फसल की पत्ती है हमारे पास और एक खरपतवार की पत्ती है। यहां अगर ऐसे दूर दूर पर्णरंध्र है तो खरपतवार में प्रति इकाई क्षेत्रफल अधिक पर्णरंध्र पाए जाते हैं। इससे क्या फायदा होता है बताओ? इससे ज्यादा मात्रा में वायु अंदर ले सकते हैं और CO2 की कम सांद्रता पर भी प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। तो ये विशेषता केवल खरपतवारों में पाई जाती है ना? खरपतवारों में पर्णरंध्रों की संख्या अधिक होती है। इससे एक फायदा है और एक नुकसान है। नुकसान क्या है कि वाष्पोत्सर्जन भी ज्यादा होगा। फायदा क्या है कि कम CO2 वाली स्थिति में भी वो ज्यादा मात्रा में हवा ग्रहण करके भी आसानी से पोषक तत्व आसानी से प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं। ऐसी अवस्था जहां हमारी फसलें प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाती, वहां भी खरपतवार कर लेते। ठीक है? तो इस तरह से ये खरपतवार हमारी फसलों से प्रतियोगिता करते हैं। दूसरी हानि, ये एक तो हो गई प्रतियोगिता। दूसरी हानि होती है उपज में हानि। उपज में क्या हानि करेंगे बताओ? ऐसा माना जाता है कि फसल की उपज में जो कमी आती है,
उसमें सबसे ज्यादा योगदान किसका होता है बेटा? कितना योगदान होता है? अब कई बार क्या अपन इस बात को गलत तरीके से समझ लेते हैं। मान लो 100 क्विंटल गेहूं होने वाला था, कितना होने वाला था? खरपतवारों की वजह से कितना होगा? बताओ कितना होगा? 77। यही तो गलती है। अगर ऐसा मान लेंगे अपन तो फिर तो यहां लिख लेंगे अपन के कीट की वजह से 26% हानि होती है, रोग की वजह से 20% हानि होती है, और अन्य कारणों से 21% हानि होती है। तो उपज शून्य नहीं आ जाएगी क्या? तो ऐसा माना जाता है कि जहां 100 क्विंटल गेहूं हो सकता था, अगर वहां पर 90 क्विंटल गेहूं हुआ है तो हानि कितनी हुई है? उस 10 का 33% किसके कारण? उस 10 का 26% किसके कारण? उस 10 का 20%, और उस 10 का 21। मतलब ये हानि का प्रतिशत, कुल उपज का प्रतिशत। देखो हुआ नहीं अपना डाउट क्लियर कि नहीं हुआ? अपने तो यही लगता था कि जहां 100 क्विंटल हो रहा था खरपतवार उग गए 77 ही बचा, फिर कीट और कर दोगे तो कुछ बचेगा ही नहीं मामला। तो ये हानि में उनकी भागीदारी है ना। मान लो जहां 100 क्विंटल गेहूं हो सकता था, वहां अगर 90 क्विंटल हुआ तो हानि कितने क्विंटल की हुई? 10 क्विंटल की। अब उस हानि का 33% जिम्मेदार कौन है? खरपतवार। मतलब 3.3 क्विंटल किसके कारण कम हुई उपज? खरपतवार। 2.6 क्विंटल कीट के कारण, 2 क्विंटल रोग के कारण, और 2.1 क्विंटल अन्य कारणों से, जैसे चूहे हो गए या ज्यादा धूप का, बहुत सारे कारण है उपज में कमी के। चलो, अब ये खरपतवार जो है ना, ये सबके लिए हानिकारक है। जैसे हम बात करें मनुष्य के लिए हानिकारक, पशुओं के लिए हानिकारक, फसलों के लिए हानिकारक तो है ही है, पौधों के लिए। ये याद करने की सुविधा से ऐसे इससे बना दिए मैंने ना। सबसे पहली हानि किसमें थी? प्रतियोगिता। दूसरी हानि क्या है? फसलों की उपज को कम कर देते हैं। फिर मनुष्य में, पशुओं में, पौधों में, और मृदा में भी हानि। वो तो भगवान ने लिखा, तो भगवान के भी हानि पहुंचा देते अपन। चलो, अब मनुष्य में खरपतवार कैसे हानि पहुंचाते? मुझे बताओ, सरसों में अगर सत्यानाशी के बीज मिल जाए तो क्या हो जाता है बेटा? ड्रॉपसी। तुम इतने सालों से पढ़ रहे हो, दो दो तीन तीन कोचिंग कर ली तुमने। ड्रॉपसी को हिंदी में क्या कहते हैं? जलोदर रोग। क्या कहते हैं? जलोदर रोग हो जाता है। जलोदर का मतलब उदर में जल भर जाना, पेट में पानी भर जाता है, सभी जो टिश्यू है ऊतक है उनमें सूजन आ जाता है, और ऐसे जोर से दबाओ तो पानी निकल जाता है ना। खास करके मछलियों का रोग है ड्रॉपसी। किसका है बेटा? मछलियों में ड्रॉपसी ज्यादा होती है, मछलियां फूल जाती है, उनके अंदर पानी भर जाता है। इंसानों में भी हो सकता है। किस कारण से? देखो मछलियां ही दिखाएगा ये, दिखा रहा, ये इंसान। इडेमा मतलब सूजन। ठीक है, इस अवस्था को क्या कहा जाता है? ड्रॉपसी। के गड्ढा पड़ गया बेचारे बच्चे के। दूसरा, गाजर घास और घास के परागकण। बताओ क्या कर देंगे? अस्थमा क्या होता है? दमा। इसी को क्या कहते हैं हम लोग? अच्छा, अस्थमा कोई रोग है क्या? नहीं है, ये एक अवस्था है जब आदमी गहरी सांस ना तो ले पाता और ना ही ज्यादा देर तक रोक पाता है। मतलब ऐसा माना जाता है 50% मेंटल है और 50% फिजिकल। खींचो देखे सांस, ये अस्थमा है मुझे नहीं, जिसके खांसी निकल जाती है ना, उसके, है ना।
आदमी की श्वसन क्रिया जो है वो प्रभावित हो रही। पहले बचपन से सिखाया जाता गहरी सांस लो, पेट से सांस लो। आधे रोग तो न्यू ही नहीं होते हैं, ऑक्सीजन की मात्रा भरपूर रहती। पर अभी अगर अपन ध्यान दे अपनी सांस पे, तो अपन बहुत उथली सांस लेते हैं, बहुत छोटी छोटी सांसें, है ना। चलो, तो अस्थमा का मतलब क्या है? आदमी ना तो लंबी सांस ले पाता है, ना ही उसको देर तक रोक पाता है। अच्छा, गाजर घास जो है वो त्वचा एलर्जी भी कर देती है। क्या कर देती है बेटा? तुमने देखा है कोई मरीज? नहीं देखा? अगर समय पर इलाज नहीं मिले तो 24 घंटे में मृत्यु हो जाती है। इसके लिए एक टेस्ट होता है, पार्थेनियम टेस्ट, और एक वैक्सीन आती है। अगर वो नहीं अवेलेबल हो अस्पताल में, तो 100% जाना तय है। ये देखो, जलने जैसे सिम्टम होता है, जैसा लगे आदमी जल गया काय में पेट्रोल वेट्रोल डाल के। ये देखो, दिख रहा है अंकल जी? ऐसी चीजें देखते हैं लोग आंख बंद कर लेते हैं। अच्छा, एग्रीकल्चर ले लिया, कहीं बायोलॉजी लेते तो। हाँ, डॉक्टर की पोस्ट बहुत अच्छी है, पर उनका काम बहुत खराब है। अच्छा रहा उधर से हाय नहीं बोला उन्होंने। कहाँ गया रे? यूं ही देख लो यार तुम। जूम करूं? वो दिखे तो सही पहले। IJDAL। अरे अरे, फोटो दिखाते हैं और फिर पढ़ाई ला देते हैं बीच में। पूरी जल गई आंटी जी। ये देख, तो गाजर घास हाथ से उखाड़ना अच्छी बात। ये देख, बहुत खतरनाक खरपतवार। चलो, तो कितनी हानि हो गई मनुष्य में? 3। पहली कौन सी? दूसरी? और तीसरी? गाजर घास। पशुओं में हानि, तो पशुओं में 2 प्रकार की हानि है ना। एक तो पशुओं की मृत्यु भी हो सकती है। किससे हो सकती है बताओ? बरु यानी जंगली ज्वार खाने से। जैसे ज्वार में हानिकारक पदार्थ क्या होता है बेटा? हाइड्रोसाइनिक अम्ल। वैसे ही जंगली ज्वार में भी हाइड्रोसाइनिक अम्ल होता है, और जिसको खाने से पशुओं की मृत्यु भी हो सकती है। दूसरा, पशु उत्पाद में हानि। जैसे मान लो अपन बात करें कि दूध में दुर्गंध पैदा करने वाले खरपतवार कौन से? एक तो हुलहुल है और एक प्याजी है। अगर अपनी भैंस लहसुन खा ले तो क्या होगा? दूध में बहुत भयंकर दुर्गंध आती है ना। मैं तो कह रहा हूं कि काजू खिलाओ, काजू शेक, केले खिलाओ, बनाना शेक, आइसक्रीम का ठेला हटा दो, भैंस खड़ी कर दो कि लो क्या खाना, पाइनएप्पल शेक। अच्छा, भेड़ों की ऊन की गुणवत्ता को खराब कौन करता है? गोकरू। और वो एक और आता है ना, कोकलबर। कोकलबर नहीं देखा तुमने? मैं दिखा देता हूं। ये वाला। तुम तो इसको गोखरू समझते हो। ये गोखरू नहीं है ना, ये कोकलबर है, जेंथियम स्ट्रूमेरियम। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? मैंने बहुत सर्च करा, मुझे आज तक नहीं मिला। क्या कहते हैं? आर्तगल, वनोकरा, डब्बू अस्सारी। अपने यहां तो कुछ भी नहीं कहते। छोटा धतुरा, संकेश्वर। देखो, त्वचा संबंधी बीमारियों, फोड़े फुंसी, घाव और हर्पीज के इलाज में सहायक, मूत्र संबंधी समस्याओं, पेट के कृमियों के इलाज में लाभकारी।
बुखार कम करने। अब पौधों के लिए कैसे हानिकारक होता है बताओ। एक शब्द अपन पढ़ते हैं एलिलोपैथी। क्या पढ़ते हैं पहला? क्या होता है एलिलोपैथी? एक पौधे का दूसरे पौधे पर पड़ने वाला हानिकारक प्रभाव क्या कहलाता है? एलिलोपैथी भी दो तरह की होती है। एक डायरेक्ट एलिलोपैथी के पहले आदमी ने दूसरे आदमी गोली मार मतलब पहले पौधे से कोई हानिकारक पदार्थ निकला, उसने दूसरे पौधे को नुकसान पहुंचा दिया, पर ऐसे में तो दोनों की दुश्मनी हो जाएगी। तो फिर होती है फंक्शनल एलिलोपैथी कि पहला पौधा जो पदार्थ निकालता है दूसरे पौधे को हानि नहीं पहुंचाता, पर वो पदार्थ कुछ सूक्ष्म जीवों के द्वारा ऐसे विष में बदल जाता है जो दूसरे पौधे को हानि पहुंचाता है। जैसे सुपारी देके तो पहला वाला पदार्थ क्या निकालता है? पहला वाला पौधा एक पदार्थ निकलता है जो दूसरे पौधे को हानिकारक नहीं होता, पर सूक्ष्म जीव उसको कायम बदल देते हैं हानिकारक पदार्थ। उसको क्या कहेंगे? फंक्शनल एलिलोपैथी। क्या कहेंगे? तो कएक घास और जंगली जई गेहूं एवं मटर के अंकुरण को रोक देते हैं। तो पूरी तरह 100% तो नहीं रोकते हैं, है ना, थोड़ा कम कर देते हैं। एक और आता है सफेद मोथा जिसको हम साइप्रस एस्कुलेंटस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? साइप्रस रोटुंडस मतलब बैंगनी मोथा, है ना, और साइप्रस एस्कुलेंटस मतलब, तो ऐसा कहा जाता है साइप्रस। साइप्रस को मैं मोथा ही लिख देता हूं यहाँ पे ताकि तुमको याद रहे। ये क्वेश्चन आईसीआर 2020 में आया है ना, साइप्रस की गांठें मक्का की वृद्धि को प्रभावित करती है। अब देखो इतनी देर से अपन पढ़ रहे हैं, बताओ कितने हानियां पढ़ ली अपन ने? है सबसे पहले हानि प्रतियोगिता कितनी चीजों के लिए? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। मुझे बताओ जल में जलोत्सर्जन गुणांक सबसे ज्यादा किसका है? जंगली नील टेपेरोजिया परफ्यूरिया, है ना, टीपी भी याद करोगे तो भी काम चल जाएगा। ठीक है। और धूप घास का 813 और कुंदा का 556 और ज्वार का 430। खरपतवार कितने पोषक तत्वों को ग्रहण कर लेते? 7 से 20% तक हानि पहुंचाते हैं ना पोषक तत्व, उर्वरकों का उपयोग खरपतवार कर ले। अच्छा बताओ, खरपतवारों पत्तियों में ज्यादा रंध्र होंगे कि फसल के पौधों की? खरपतवारों में। अच्छा दूसरी हानि किसमें हुई थी? उपज में। बेटा मैं यूं कह रहा हूं कि एग्रोनॉमी घर जाकर पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। यही ध्यान से देखो, मैं बहुत धीरे धीरे इसलिए पढ़ाता हूं कि आदमी धीरे धीरे सीखता है ना। अगर मैं सुपर फास्ट स्पीड में लिखा दूंगा घर जाकर रटना पड़ेगा, रटना है ही नहीं काम। ठीक है। उपज में बताओ जो हानि होती है उसका 33% किसके द्वारा, और 26% और 21% अन्य, और 20% रोगों के द्वारा। ये 33% वाला प्रश्न जो है 4 अलग अलग एग्जाम में आया है। एक तो असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर एमपी की एग्जाम हुई थी उसमें पूछा है, पर एमपी की 11वीं 12वीं की किताबों में 45% लिखा हुआ है, इसलिए सबका गलत हो गया। जिन्होंने पढ़ के गए ना उनका सबका गलत हो गया। तो राजस्थान के 3 बच्चे सिलेक्ट हुए उस एग्जाम, किसकी वजह से? इस सवाल की वजह से, नहीं तो नहीं होते, है ना। उन्होंने खूब कोशिश करी, केस वेस भी लगाया, कुछ नहीं होता वहां जाने के बाद। चलो फिर अगली हानि किसमें? मनुष्य में। कितनी हानियां हैं? 3। पहली क्या है? सत्यानाशी से ड्रॉपसी हो जाता है। दूसरी हानि क्या है? तीसरी हानि क्या है? गाजर घास से त्वचा एलर्जी हो जाती है। फिर अगली हानि पशुओं में। पहली हानि क्या है?
मृत्यु भी हो सकती है जहरीले खरपतवारों से। और दूसरी हानि क्या है? उत्पादन में कमी होती है। हम कहें कि दूध की गुणवत्ता खराब कौन करता है? हुलहुल और प्याजी। दूसरा, ऊन की गुणवत्ता को खराब कौन करता है? गोखरू और कोकलबर्ग, दोनों ही करते हैं। चलो, फिर अपन ने देखा फसलों में हानि, है ना। पहली हानि तो क्या हुई? एलिलोपैथी। कौन करता है एलिलोपैथी? जंगली जई और क्वेक घास गेहूं एवं मटर के अंकुरण को प्रभावित कर देती है, रोक देती है। दूसरी, अरे लिखा है ना, साइप्रस मोथा मक्का की वृद्धि को प्रभावित कर। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ता हूं ना, तुम्हारा दिल बैठने लग जाता है, बस बस। अरे ऐसे थोड़ी काम चलेगा। देखो फिर से, बस बस क्या होता है? ये एक तो हो गई, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, और ये 10 10 पॉइंट है, अपन ने इनको 5 ही कर दिया है ना। अगला, मृदा के मूल्य को खरपतवार कम करते हैं। क्या करते हैं बेटा? मृदा के मूल्य को कम करते हैं। कैसे कम करेंगे बताओ? मान लो अपन जमीन खरीदने गए, खेत खरीदने गए, और वहां तो बहुत सारे खरपतवार उगे, तो क्या अपन पहले जितने पैसे देने के लिए तैयार रहेंगे? नहीं रहेंगे। जिस प्लॉट में बबूल उगे रहते हैं उसको लोग खरीदते भी नहीं, है ना। इसलिए तो देखो कॉलोनी वाले कैसे सजा के रखते हैं, बिल्कुल नई कॉलोनी। तो मृदा का मूल्य कम करते हैं। इनके नियंत्रण में धन, श्रम एवं समय की हानि होती है। तीनों चीजें खराब होते हैं ना। अब तुम बताओ एक दो हानियां, चलो। बोले हम क्या बताए, आप पढ़ा रहे, आप भी बताओ ना। दिमाग तो चलाओ थोड़ा बहुत। हाँ, हाँ, एलिलोपैथी जड़ों द्वारा विषैले पदार्थ ही है। चलो, लिखो। देखो, अपने पास एक शॉर्टकट पढ़ने का तरीका भी है, जिसमें पूरी लाइनें नहीं लिखेंगे, फिर छोटा छोटा ही लिखेंगे। पर मुझे ऐसा लगता है कि घर जाके जब तुम खुद की कॉपी देखोगे ना, खुद ही नहीं समझ पाओगे कि क्यों लिखा था। ज्यादातर टीचर उसी मेथड से पढ़ाते हैं जिसमें शॉर्ट नोट्स बनते हैं। और वो पहले आदमी, है ना, ऐसा कहते हैं कि बाल्टी भर के पढ़ाई करता हूँ, लोटे जितना लिख पाता हूँ, चुल्लू भर याद रहता है। अब एक और हानि है इसकी, पर मैं ये सब लिख लोगे उसके बाद पढ़ाऊंगा। वो एक टॉपिक है पूरा, खाली हानि नहीं है, है ना। भाई इससे दूर बैठो रे यार, है ना। ये मन मर्जी का मालिक है, कभी अच्छा चलता है कभी खराब।
एक कह रहा है सर ड्रॉपसी आंखों का अंधापन होता है। नहीं होता बेटा, ना अंधापन ना गंजापन। हाँ, 12th में पढ़ा था। सही बताओ। हाँ बेटा, आगे कर दो इसको। है, कूलर चलवा दूं, पंखा चालू कर दूं? अभी तुमने ही मना करा, वो तो चालू करके जा रहे थे सर। अब इतना CO2 कर दिया तुमने इकट्ठा। चलो, तुम जिसको CO2 समझते हो वो CO2 नहीं होता है, मीथेन। जुगाली करते हो ना तुम सेलुलोज खा के। देखो, एक कमेंट आ रहा है कि सर आप नोट्स क्यों नहीं लिखवाते हो, प्लीज लिखाओ। हैं? कैसे, तुम्हारे कॉपी में आके लिख दूं? लिखने का टाइम दे तो रहा हूं। सर ऑनलाइन स्टूडेंट को भी रिप्लाई दे दो। अच्छा, सर गुड मॉर्निंग। आपने जब फर्स्ट क्लास ली थी तो मुझे कम समझ में आया था, बट आज की क्लास में आप पास हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। एक पूछ रहा और सर उदयपुर का मौसम कैसा है? डांडिया खेलने जैसा। पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते हो यार तुम। देखो, इसमें लिखा है कि ड्रॉपसी के क्या क्या लक्षण है। विजिबल स्वेलिंग मतलब सूजन, स्किन चेंजेस त्वचा में परिवर्तन, वेट गेन वजन का बढ़ना, पेन और डिस्कम्फर्ट दर्द होना, असहज महसूस होना, ब्रीदिंग डिफिकल्टीज सांस लेने में दिक्कत, एब्डोमिनल डिस्टेंशन पेट का फूल जाना, हार्ट फेल्यूर, किडनी डिजीज, लिवर फेल्यूर और कुपोषण। कहीं से कहीं तक अंधापन नहीं हो सकता, 12वीं किताब में लिख दिया हो, है ना? मैंने नहीं पढ़ा कहीं। हाँ, कौन से? अच्छा, हो सकता है कहीं लिखा हो। हाँ, मैं यूं नहीं कह रहा गलत है सही, मैं यूं कह रहा हूं मैंने नहीं पढ़ा कहीं भी, क्योंकि मैं क्या एक भी चीज खाली किताब में से नहीं पढ़ता हूं, फिर इसको सर्च भी करता हूं।
है ना, कोई बीमारी है, ड्रॉप्सी है, उसके बारे में सर्च तो करना पड़ेगा। बच्चे पूछ लेते हैं सर इसमें क्या होता है। पहले गूगल इतना नहीं चलता था, तो जो अपन पढ़ लेते वही सही था। लिख लिया बेटा? हाँ, कोकलबर लिखना है? लिख। ये तो पेपर बनाने वाले ने ही नहीं पढ़ा होगा आज तक। पेपर बनाने वाले इतने महान लोग हैं, अभी देखना तुम। जेईटी में हर साल 2-3 प्रश्न ही गलत दे देते हैं। बताओ, 15 में से 3 गलत देते। जहां सल्फो सल्फ्यूरॉन लिखना रहता वहां मेड सल्फ्यूरॉन लिख दे। चले आगे। शायरी वायरी नहीं सुना तुमको? है? मेरा नेचर नहीं लगता है ऐसा, बात तो सही है। मेरी त्वचा से मेरी उम्र का अंदाजा भी नहीं होता है। लिख लिया हो तो आगे चलें भाई। हाँ, लास्ट लाइन लिखो, जल्दी लिखोगे ना तुम तो मैं बहुत सारी चीजें बता दूंगा तुमको। अगर कोर्स स्लो चलेगा फिर कुछ भी नहीं बताऊंगा, खाली पढ़ाऊंगा। 8-9 बैचों वालों का थोड़ा संशय अभी भी बना हुआ है, क्या दूर हो गया? कुछ बोलते नहीं हो यार एक दो तुम। आगे कर दूं? कौन कौन रह गया? हाथ ऊंचा करो देखें। चले आगे। अब लिख रहा भाई मेरा। हो गया? पक्का? चलो, अगला पॉइंट है कीटों एवं रोगों को शरण देना। अगर पीछे रह जाओ तो बता देना मुझे, है ना? हाँ, तो ऐसे बताया करो ना, तभी तो पता चलेगा। नहीं तो जो लिख लेते हैं वो यूं सोचते हैं कि आगे क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं। चलो एक शायरी सुना देता हूं, लोग लिखे जब तक। हिंदी की सुनोगे कि उर्दू की?
उर्दू की मुसलसल टेसुओं की बेरहमी अच्छी नहीं होती, हवा ये मौसमी सबके लिए अच्छी नहीं होती, और कभी माँ के सामने खुलकर न रोना ए मुनव्वर, जहां बुनियाद हो इतनी नमी अच्छी नहीं होती। अब हिंदी में सुनोगे कि नई हवाओं की सोहबत बिगाड़ देती, नई हवाओं की सोहबत बिगाड़ देती है, कबूतरों को खुली छत बिगाड़ देती है। नई हवाओं की सोहबत, सोहबत मतलब साथ, नई हवाओं की सोहबत बिगाड़ देती है, कबूतरों को खुली छत बिगाड़ देती है, और जो जुर्म करते हैं इतने बुरे नहीं होते, सजा न दे के अदालत बिगाड़ देती है। ताली वाली नहीं बजाना है, उधर से पब्लिक आ जाएगी। चलो चले आगे और सुनो, फिर तुम झेल नहीं पाओगे। कि तेरा चुप रहना मेरे जहन में क्या बैठ गया, तेरा चुप रहना मेरे जहन में क्या बैठ गया, इतनी आवाज दी तुझे कि गला बैठ गया, और एक फकत यूं ही नहीं कि मैं ही उसे चाहता हूं, एक फकत यूं ही नहीं कि मैं ही उसे चाहता हूं, जो भी उस पेड़ की छांव में गया वहीं बैठ गया। और लारियों सा बहाव था उसके हर लफ्ज में, लारियों सा बहाव था उसके हर लफ्ज में, उसने जिसको भी जाने को कहा वहीं बैठ गया। और सबका नंबर आएगा इस सफ में एक दिन, सफ मतलब होता है लाइन, सबका नंबर आएगा इस सफ में एक दिन, इससे क्या लेना कि फला मेरी जगह बैठ गया। चलो अब कीटों और रोगों को शरण देने का काम भी ये करते। अब जम्मू कश्मीर में जैसे वो आतंकवादी, आतंकवादी क्या वहां के नागरिक ही थे, सेना पे पत्थर फेंकते थे, मतलब वो खरपतवार की तरह बिहेव कर रहे हैं, वो पत्थर फेंके, इससे अपने कोई दिक्कत नहीं है ना, पर वो आतंकवादियों को अपने घर में छुपा भी लेते हैं। तो ऐसे ही ये खरपतवार खुद नुकसान पहुंचा, इससे कोई दिक्कत नहीं है, पर ये खरपतवार होने के बाद कीटों और रोगों को भी छुपा के रखते हैं, है ना। ये अल्टरनेट होस्ट की तरह काम करते हैं, एकांतर परपोषी की तरह काम करते हैं। तो यहां पर एक नया शब्द आता है अपने पास, एकांतर परपोषी। जैसे मान लो कि कोई एक कीट है या रोग है, गेहूं में रोली रोग है ना। अब ये रोली रोग तो गेहूं उगेगा तब लगेगा, मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च इतने महीने गेहूं रहता है, उसके बाद गेहूं नहीं रहता है। तो ये जो रोली रोग की कवक है, ये बारिश में कहां जिंदा रहती है, दूसरे पौधों पे, और वही क्या कहलाते हैं, एकांतर परपोषी, है ना। मतलब एक ही चीज के जितने भी अलग अलग पौधे होस्ट है, होस्ट मतलब जिन पे वो जिंदा रह सकते हैं, वो सब क्या कहलाएंगे। तो कुछ खरपतवार एकांतर परपोषी की तरह कार्य करते हैं। जैसे अपन जब अपने घर नहीं होते हैं तो अपने मामा जी के यहाँ चले जाते हैं, मामा जी क्या है, एकांतर परपोषी, कि अपने पिताजी घर से बाहर निकाल भी दे तो भी कहाँ रह सकते हैं, मामा जी के यहाँ, है ना। तो वैसे ही अगर कोई रोग है या कीट है, तो वो अगर फसल नहीं भी है तो कहाँ जिंदा रह लेता है, खरपतवारों के ऊपर। अब यहाँ पर अपन 5-6 नाम पढ़ेंगे, जैसे क्वेक घास, गेहूं में काली रोली का एकांतर परपोषी। कितने प्रकार की रोली पढ़ी है तुमने, कौन कौन सी, काली पीली भूरी, है ना। एक होता है अपना जंगली जई, गेहूं में छाछा, छाछा किसको कहते हैं बेटा, पाउडरी मिल्ड्यू को, है ना। फिर एक आता है चिकवीड, चिकवीड किसको कहते हैं, ये अंग्रेजी में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि अंग्रेजी में पूछा जाता है, अपन इसको कहते हैं कृष्ण नील। ये मेलन एफिड, मेलन एफिड किस में लगेगा, कद्दू वर्गी में। मेलन मतलब
तरबूज, है ना। तो कद्दू वर्गीय में जो मेलन एफिड लगता है वो कहां शरण ले लेता है? चिकवीड पर। जैसे मक्का का तना छेदक बथुआ पर शरण लेता है। और धान का तना छेदक सावा या जंगली धान भी कह सकते हैं हम लोग। कितने हो गए? 5। एक और बच गया ना, क्वेक घास और जंगली जई, ये हो गया, ये हो गया। घामण घास या अंजन घास, ये सबसे इंपॉर्टेंट है ना। अंजन घास को ही क्या कहते हैं हम लोग? घामण घास। बताओ। बाजरे में जो अरगट लगता है वो अंजन घास पर शरण ले लेता है, लिख लो। खरपतवारों को रोग भी होते हैं, कीट भी होते हैं, पर कम होते हैं। चलो चले आगे बेटा। मेलन एफिड को चिकवीड शरण देता है। उधर खरपतवार है लेफ्ट हैंड साइड। चले आगे, नहीं चले? तीन तीन ही लिखे अभी तो। बोले सर वो शब्द देखे हुए नहीं रहते ना, 2 बार देखने पड़ते हैं। भैया जी आप खुश हैं? है ना? हाँ यार, टेंशन ज्यादा है, लोड है उसको यार के। उसको लगा इतने सारे बैठेंगे, चुप ही नहीं बैठेंगे। बैठेंगे नहीं चुप? चुप बैठने हैं। हाँ, नहीं वो मेरे आने के पहले बातचीत कर रहे होंगे, इसलिए ऐसा लगा कि संभलेंगे कि नहीं संभलेंगे। सब संभल जाते हैं, सब नौकरी वाले लोग हैं, जबरदस्ती आए हुए थोड़ी है, अपनी इच्छा से आए। चले आगे, आगे बढ़ा दूं क्या? चलो। जब मैंने शुरू शुरू में पढ़ाना शुरू करा तो मैं क्या भूल जाता था क्या? तो मैंने जाके हमारे जो पुराने सर थे, डायरेक्टर से, उनको कहा, मैंने कहा यार सर है ना, मैं एक सांस में पढ़ाता हूं तो मुझे याद रहता है, और मेरे को बीच में किसी ने रोक दिया तो फिर सब गायब, क्या करूं? बोले कुछ मत कर, देख एक चीज लिख दे। ये क्या लिखा है बेटा? अरे फिर से बताओ क्या लिखा है? अरे क्या लिखा है? किसको शरण देता है? कैसी रोली किस में लगेगी? इसको कौन शरण देगा? तो कोई घास किसको शरण देगा? काली रोली किस में लगेगी?
अब जब ऐसा अपन पढ़ाते हैं तो बच्चे बहुत खुश होते हैं, उनको भी लगता है मजा आ रहा है, पर मजा वजा नहीं आ रहा है, ये क्या हो रहा है, खाली टाइम पास हो रहा है। एक ही बार में बताते कि कोई घास कि हमें काली रोली शरण देता है ना। तो मेरे से भी कई लोग कहते हैं सर वैसे पढ़ाया करो। कैसे? हाँ, वो यूं लिखते हैं, देखो क्या है इसमें, रोग लगता है, क्या लगेगा, अब ये काली रोली है, अब गेहूं तो रहता नहीं है, क्या नहीं रहता है, बारिश में कहां गेहूं रहेगा, तो ये लगेगा सीधा, किस में लगेगा, क्वेक घास में। तो क्वेक घास काली रोली को शरण देता है। तो लोगों को लगता है कि वाह यार ये तो कलाकार है, एक ही में निपटा देते हैं। और दो याद आ जाए तो दो, न तीन आ जाए तो तीन, और आगे, और थोड़े दिन में तो खरपतवार खत्म। अपने को ऐसा थोड़ी करना, अपन नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। नहीं, कई लोगों को लगता है कि आप ऐसे क्यों पढ़ाते, धीरे धीरे जमा जमा के, बिल्कुल। अरे नोट्स तैयार हो रहे तुम्हारे, जिंदगी भर काम में आएंगे, अभी वापस डबल हो आ जाएगी 1-2 साल में, यही काम में आएगा। चले आगे अपन। तो अपन ने खरपतवारों के क्या देखे, लाभ, फिर क्या देख लिए, हानियां। अच्छा बताओ, अभी 6 चीजें लिखी है तुमने, पहले नंबर क्या लिखा था, किसको शरण देता है, दूसरा किसको शरण देता है, तीसरा किसको शरण देता है, चौथा किसको शरण देता है, पांचवा किसको शरण देता है, और छठवा किसको शरण देता है। अगर 6 नहीं याद और एक ही याद करना, कौन सा याद करेंगे, आखिरी वाला। कौन सा, आखिरी वाला मत भूलना। चलो अब हम पढ़ेंगे खरपतवारों की विशेषताएं। लिखो हेडिंग, खरपतवारों की विशेषताएं। लिखा बेटा, खरपतवारों की विशेषताएं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या तुमने कभी चार्ल्स डार्विन का नाम सुना है? कौन थे? वैज्ञानिक थे। उन्होंने एक सिद्धांत दिया था जिसको कहते हैं उत्तरजीविता का सिद्धांत। क्या दिया था बेटा? उन्होंने कहा था, उसको सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट भी कहते हैं। उन्होंने कहा था कि इस प्रकृति में जो चीज दिखाई नहीं दे रही वो है सभी स्पीसीज के मध्य आपस में संघर्ष चल रहा है। क्या चल रहा है? और जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीसीज होगी, चाहे पौधा हो, चाहे जंतु हो, चाहे सूक्ष्म जीव हो, केवल वो ही इस प्रकृति पे राज करेगी, है ना। इस प्रकृति पे जीव जंतु लाखों सालों से है। जैसे मकड़ी जो है 10 लाख साल से भी अधिक समय से चली आ रही। जैसे वो आती ना चने में सूंडी, हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा, पिछले 6 लाख साल से इस प्रकृति में जीवित है। बिना स्कूल जाए, बिना घर बनाए, बिना खेती किए भी वो खुद जिंदा है। और आज तक कोई प्राकृतिक आपदा उसको नष्ट, आदमी मार देता वो फिर लग जाती। तो इसको कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। 180 प्रकार के पौधे खाती है ना। कहीं भी जिंदा रह सकती, ठंड गर्मी बारिश से कोई फर्क पड़ता ही नहीं। तो स्पीसीज नष्ट हो जाती है ना अभी तक तो, पर फिर भी जिंदा है। इंसान बहुत नया प्राणी है इसमें। अभी लगभग 40,000 साल पहले इंसान आया था, पर वो भी निपट गए। फिर नया जो अभी होमोसेपियंस सेपियंस लगभग 25,000 साल पहले आया है ना। अब देखो एक छोटा सा वायरस आया, कोविड, है ना। कोरोना प्रकृति में शुरू से, पर उसमें थोड़ा सा म्यूटेशन हो गया, गड़बड़ हो गया। पूरी दुनिया में जितने भी लोगों के अंदर कोरोना हुआ, अगर उस सबको अपन इकट्ठा करें और वजन तोले तो 50 ग्राम भी नहीं आएगा। कितना नहीं आएगा? मतलब 50 ग्राम वायरस पूरी मानव प्रजाति को खतरे में ला सकता है। तो अपन इस मामले में बहुत पीछे हैं, पर ये खरपतवार बहुत आगे। इन्होंने अपने अंदर इतने सारे अनुकूलन कर रखे हैं कि हर जगह उग जाते हैं। और इन्हीं अनुकूलन वाले गुणों को हम कहेंगे खरपतवारों की विशेषता। तो विशेषता तो पढ़ेंगे, उसके साथ एक और टॉपिक साथ में चलेगा जिसका नाम क्या है, खरपतवारों का प्रवर्धन, है ना। तो खरपतवार के पौधों में ऐसे कौन से गुण है? देखो हमारी फसल है, हम खेत की तैयारी करते हैं, फिर बुआई करते हैं, सिंचाई करते हैं, निंदाई गुड़ाई करते हैं, कीट रोग खरपतवारों से पौधों को बचाते हैं,
उर्वरक अलग से देते हैं, उसके बाद भी फसलें नष्ट हो जाती। अभी देखो सोयाबीन निपट गया कि नहीं मामला, इन खरपतवारों को कोई देखने वाला, पर इनका कुछ बिगड़ता भी। तो इस कारण से प्रकृति में ज्यादा जिंदा, ऐसा माना जाता है कि हर जीवधारी को, चाहे वो पौधा है चाहे जंतु है, प्रकृति एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा देती है। क्या देती है? अपना मन हो, उस ऊर्जा को उस दिशा में अपन लगा सकते हैं। जैसे कोई आदमी, उसको भगवान ने ऊर्जा दी, वो बचपन से बॉडी बिल्डिंग में लग जाता है तो उसका शरीर हट्टा कट्टा रह जाता है, हो सकता है पढ़ाई में थोड़ा कमजोर रह जाए। वैसे ही जो हमारे फसलों की प्राकृतिक ऊर्जा को थी, जो उसको हमने कन्वर्ट कर दिया उत्पादन में, काय में कन्वर्ट कर दिया। अब उत्पादन जब हम बढ़ाने जाते हैं तो वो ऊर्जा कहां चली गई? सब उत्पादन में। तो जो उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमताएं थी, जो उनके जिंदा रहने के लिए आवश्यक चीजें थी, ठंड गर्मी बारिश से वो बच सकती थी, वो रोगों से लड़ सकती थी, वो ज्यादा गहराई से पानी उठा सकती थी, वो मामला हो गया कमजोर। ये जब तुम रिसर्च लेवल पे कभी, वैसे तो क्या जाओगे सुपरवाइजर बनने के बाद, पर जाओगे तो यही पढ़ाया जाता है कि वो एनर्जी पौधे के अंदर है, गेहूं के अंदर। अगर आपने उसके दाने बना दिए तो फिर पौधा कमजोर रहेगा ही रहेगा। खरपतवार में देखा अपन ने, कभी भी क्विंटल से उपज आती है क्या? नहीं आती। वो खरपतवार अपने बीजों को और छोटा करता जा रहा है। क्यों करता जा रहा है? आसानी से छुप जाए, आसानी से बच जाए, दूर तक चला जाए, है ना। तो ऐसे कौन से लक्षण है जो खरपतवारों को ज्यादा बलिष्ठ साबित कर रहे हैं, जो ज्यादा सफल साबित कर रहे हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में? उन्हीं को अपन क्या कहते हैं बेटा? खरपतवारों की विशेषता। पहली विशेषता है खरपतवारों में अंकुरण पुष्पन शीघ्रता से होता है। इसका क्या अर्थ हुआ? एवं ये भारी मात्रा में बीज निर्माण करते हैं। भारी मात्रा मतलब संख्या में ज्यादा। देखो, हमारी फसल, मान लो कि कोई फसल हमने लगाई, गेहूं में अंकुरण 5 से 7 दिन में होता है, चने में 8-10 दिन में होता है, गन्ने में 30 से 60 दिन बाद होता है। शाम को बारिश होती है, सुबह खरपतवार उग जाते हैं। देखा तुमने कभी ऐसा? तो खरपतवारों में अंकुरण बहुत जल्दी होता है। दूसरा, हमारी फसलें पहले वृद्धि विकास करेगी 2-3-4 महीने, फिर जब बुढ़ापे में उनको लगता है मरने वाले, तब पुष्पन फलन बीज निर्माण होता है। सभी फसलों में ऐसे ही। उसके बाद तो मर जाता बीज बनाने के बाद। पर गाजर घास देखा तुमने? कोई इतू सा छोटा सा गाजर घास, उसमें भी फूल आते रहते हैं। उनको मालूम है कि अगर नहीं प्रजनन किया, नहीं जनसंख्या बढ़ाई, तो कभी भी निपटाए जा सकते हैं। इसलिए उनमें सब साथ साथ चलता रहता है। वृद्धि विकास भी चल रही है और बीज निर्माण भी चल रहा है। साथ ही भारी मात्रा में बीज बनाते हैं। जैसे अपन बात करें स्ट्राइगा, 50 लाख बीज बनाता है। कितने पौधे में? एक ही पौधा। सोचो, एक ही बार में खेत को जिला घोषित कर दे, हैं? कितने बनाता? जंगली चोला 1,96,000। बथुआ 72,000। कम है क्या? अमरबेल 16,000। गेहूंसा 10,000। गाजर घास 2,000 से लेके 5,000 बीज, है ना। कुछ पौधे 50,000 बीज बनाते हुए भी देखे गए हैं। मैं 5 ही लिख देता हूं, ज्यादा नहीं लिखता है। तो इनमें भारी मात्रा में बीज बनाने की क्षमता होती है। अगर एक भी पौधा उग गया गलती से, तो अगली बार फिर उसको नियंत्रित करना बहुत ही मुश्किल हो जाए। तुम सोचो, लेंटाना कैमरा अपन लेके आए सजावटी पौधे के रूप में, तो क्या 4 क्विंटल लेके आए होंगे बीज? कितने लाए होंगे? 2-4 पौधे लाए गमले में उगे। आज देखो, है ना।
लेंटाना कैमरा समझते हो कि नहीं तुम? हाँ, बहुत खतरनाक चीज है। तो खरपतवारों में अंकुरण एवं पुष्पन शीघ्रता से होता है और ये भारी मात्रा में बीज निर्माण करते हैं। देखो, अधिकतर फसलों का प्रवर्धन बीजों से ही होता है। प्रवर्धन तो समझते हो ना तुम? अपने समान नए पौधे बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रवर्धन। सीधे सीधे कहें तो पौधों में जनसंख्या बढ़ाना ही क्या है? प्रवर्धन। ठीक है। अब हमारी फसलों में से गन्ना आलू को छोड़ दे अपन तो लगभग लगभग सभी फसलों में बीजों के द्वारा ही प्रवर्धन होता है, यानी लैंगिक जनन होता है। खरपतवारों में बीज से तो होता है, साथ में वानस्पतिक प्रवर्धन भी होता है ना? तो इनमें बीज के साथ साथ कौन सा प्रवर्धन होता है? वानस्पतिक प्रवर्धन किसको कहते हैं बेटा? बीज के अलावा जो भी भाग है वो सब क्या है? वानस्पतिक प्रवर्धन। तुम बता सकते हो वानस्पतिक प्रवर्धन काय से हो सकता है? देखो मैं बताता हूं, जड़ से भी हो सकता है, तना से भी हो सकता है, पत्तियों से भी हो सकता है। अब बोलो आगे। पुष्प कलिका से भी हो सकता है, राइजोम से भी हो सकता है, ट्यूबर से भी हो सकता है ना? ट्यूबर राइजोम दोनों लिख देते हैं ऑब्लिक में। रनर्स से हो सकता है, या स्टोलन से भी हो सकता है, और ऑफ शूट से भी हो सकता है। तो पहले तो पौधे के भाग याद करेंगे, फिर खरपतवार याद करेंगे। याद करने की सही टेक्निक ये है कि बताओ जड़ से किसका प्रवर्धन होता है? हिरणखुरी का। तने से किसका होता है? अमर बेल का होता है। पत्तियों से किसका होता है? पत्थर चट्टा का होता है। पुष्प कलिका से गाजर घास का। एक पुष्प कलिका के अंदर 5 बीज होते हैं। राइजोम से किसका होता है? कांस। और ट्यूबर राइजोम से मोथा। रनर के स्टोलन से दूब घास, और ऑफ शूट से जलकुंभी। ये देखो टॉपिक ही कंप्लीट हो गया। इधर 2 ही लाइन ही पढ़ी अपन, है ना? फिर तीसरी लाइन, खरपतवारों के प्रकीर्णन की अनेक विधियां हैं। प्रकीर्णन किसको कहते हैं बेटा? है? इसको प्रसरण भी लिख देता है कभी कभी। देखो, हमारी फसल के जो बीज है वो तो हम ले जाते हैं बस में, ट्रक में, हवाई जहाज में, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रैक्टर में भर के, मोटरसाइकिल पे। खरपतवारों के बीजों को एक जगह दूसरी जगह ले जाता है क्या? नहीं ले जाता। तो इन्होंने अपने सिस्टम डेवलप कर लिया कि हम खुद ही चले जाएंगे, है ना? तो खरपतवारों के बीजों का किसी एक स्थान से अन्य स्थानों पर फैलना क्या कहलाता है बेटा? प्रकीर्णन कहलाता है। इधर लिख लिया क्या आपने प्रकीर्णन? नहीं लिखा। तो एक और टॉपिक आता है खरपतवारों का प्रकीर्णन। तुम बताओ कैसे जा सकते हैं? वायु द्वारा। किसका होता है प्रकीर्णन वायु द्वारा? आग। देखा तुमने आग का बीज कभी? हाँ, बात नहीं करना है यार। जो नहीं करना वही कर रहे हो तुम। ये किसका बीज है बेटा? ये ऐसे रेशेदार संरचना होती है, इसको कहते हैं कोमोस। क्या कहते हैं बेटा? तो कोमोस संरचना होने के कारण आग का बीज हवा में उड़ के सैकड़ों किलोमीटर दूर तक भी जा सकता। उसको रोकने वाला कोई भी। बहुत सारे पौधे होते हैं ऐसे, है ना? जैसे सेमल करके एक पेड़ आता है रुई जैसे, उसमें भी बीज उड़ते रहते हैं, है ना? वो कांटेदार तना होता है ना उसका। देखा कि नहीं देखा? नहीं देखा? हाँ, बाद में दिखाएंगे कभी। अपने एग्रोनॉमी पढ़ना है,
वृक्ष विज्ञान नहीं। चलो, तो वायु द्वारा हो सकता है, और कैसे हो सकता है? जल द्वारा, है ना, कि नहरों के किनारे या नदियों के किनारे जो खरपतवार उग रहे हैं उनके बीज कहां गिर जाते हैं और बह के खेत तक आ जाते हैं। तीसरा, पशु पक्षियों द्वारा। देखो, खरपतवार के बीजों का बीज चोल बहुत ज्यादा कठोर होता है ना, तो वो पाचन तंत्र में से बिना नुकसान के वापस आ सकते हैं। जैसे अपन कभी कभी भिंडी खा लेते हैं कि नहीं, तो भिंडी के बीज कठोर होते हैं, कुछ भी नहीं बिगड़ता, पचते वचते नहीं है, फिर खेत में पहुंच जाते हैं वापस। अरे उसमें बुरा मानने की बात थोड़ी, साइंस है। अच्छा रहा तुम डॉक्टर नहीं बने, नहीं तो फिर तुमको पढ़ाते कि कितने प्रकार की होती है, कितने रंग होते हैं, कैसी संरचना होती है, कैसा गठन, टेस्ट करना पड़ता है। टीचर्स की ड्यूटी भी लगा देते हैं कभी कभी, है ना। तो मैं तो खरपतवार पढ़ा रहा हूं। तो अगर किसी भैंस को अपन ज्वार खिला दें तो सोरगम केक प्राप्त होता है सुबह सुबह। देखा तुमने कभी? नहीं देखा? वो जो गोबर करती है उसके ऊपर ज्वार के दाने दिखाई देते हैं, तो वो दाने जो है अंदर जाके पूरे पाचन तंत्र में से गुजरने के बाद भी उनका कुछ नहीं बिगड़ा। तो ऐसे ही बहुत सारे पशु या पक्षी खरपतवार के बीज खा लेते हैं, फिर अन्यत्र किसी स्थान पे जाके जब गिफ्ट प्रदान करते हैं तो वो बीज वहां पहुंच जाते हैं, है ना। या तो जैसे भेड़ की ऊन में गोखरू चिपक गया, फिर दूसरे स्थान पे चले गया, है ना, कोकल बड़ चिपक गया, लिफ्ट भी ले लेते हैं। तो आवारा पशुओं को खेत में नहीं घुसने देना। चलो, और कैसे आ सकते हैं बताओ? है, फसल के बीजों के साथ आ जाते हैं, जैसे गाजर घास गेहूं के साथ आया, और कृषि यंत्रों के द्वारा जो मिट्टी लगी रहती है उसमें चिपक के आ जाते हैं, है ना। कच्ची गोबर की खाद खेत में खरपतवारों का प्रमुख स्रोत है। प्रश्न आता है कि गोबर की खाद डालने के बाद कौन सी समस्या बढ़ जाती है? खेत में खरपतवार उस साल ज्यादा उगते हैं जिस साल अपन गोबर की खाद डालते हैं, ना। और मनुष्य के द्वारा, मनुष्य काम कब से शुरू कर दिया इसने? मनुष्य करता है क्या खरपतवारों का? लेंटाना कौन लेके आया? जलकुंभी कौन लेके आया? तो सब इंसान ही तो ला रहा है। तो ये हो गया खरपतवारों का प्रकीर्णन। अब कुछ खरपतवारों की संरचना फसलों के समान होती है। जैसे गेहूं में, धान में। इसके कारण किसानों द्वारा इनको पहचानना मुश्किल होता है। दो चीजें होती, देखो, एक होती प्लांट मिमिक्री, इसमें पौधा पौधे के समान दिखाई देता है, जैसे गेहूं में गेहूं सा। और एक होती है सीड मिमिक्री। कौन सी होती है बेटा? इसमें बीज बीज के समान दिखाई देता है, जैसे सरसों में। तो कितने प्रकार से मिमिक्री करते हैं? दो प्रकार से। अच्छा, ये फसलों के साथ उगते हैं, फसलों के साथ ही पुष्पन कर लेते हैं, फसलों के साथ पक जाते हैं, मतलब कटाई करो तो ये रेडी रहते हैं। तो इन्होंने क्या किया है, अपने जीवन चक्र को फसल के साथ एडजस्ट कर लिया है, आगे पीछे नहीं। जब फसल के अंकुरण का समय है, इनके अंकुरण का समय, जब फसल में पुष्पन हो रहा है, इनमें भी हो रहा है, जब फसल पक गई ये भी पक गए, रेडी, है ना। तो ये फसलों के साथ अंकुरण, पुष्पन सब एक साथ नहीं है, इनमें से कुछ ये दर्शाएंगे, कुछ ये दर्शाएंगे, कुछ ये, है ना। हमेशा सब लेके नहीं चलना है। इनका अंकुरण, पुष्पन एवं परिपक्वन फसलों के साथ हो जाता है। ये अधिकतर कीट रोग के प्रतिरोधी होते हैं।
मतलब इनके अंदर बहुत ज्यादा रोग और कीट नहीं लगते हैं। ये अम्लीय, क्षारीय, लवणीय, जलमग्न एवं रेगिस्तान में भी उग सकते हैं। है विशेषता। अम्लीय भूमि वहां भी उग जाएंगे, क्षारीय भूमि वहां भी उग जाएंगे, रेगिस्तान में जहां पानी भरा है कुछ नहीं उग रहा है वहां भी उग जाएंगे, जहां इंसान नहीं होते वहां भी खरपतवार होते हैं। चल, कितनी विशेषता हो गई अपने पास? थोड़ी सी और बची है ना। इनकी जड़ें भूमि में अधिक गहराई पर जाती है। बताओ किसकी जाती है? हैं? खरपतवार की तो जाती है। हिरणखुरी की 20 फीट। अपना कुआ खुद खोदो .com। मोथा 5 से 7 फीट। इनमें लंबी सुषुप्त अवस्थाएं पाई जाती है। सुषुप्त अवस्था किसको कहते हैं बेटा? हाँ, वह अवस्था जब जीवित बीज बुआई करने पर अंकुरित। हेलो हेलो। हाँ, बच गए। वो भी बंद हो गई ये वाली। हाँ, चल रही। देखो, सुषुप्त अवस्था क्या है? ये एक नेचुरल मैकेनिज्म है। देखो, जब भी आदमी जागा हुआ रहता है तो वो ज्यादा उपापचयी क्रियाओं की दर से जीता है, जल्दी जल्दी रिसोर्सेस खत्म होते हैं। एक बीज है, मान लो जैसे आम के, नींबू के बीज है, इनको कहते हैं रिकैल्सिट्रेंट सीड। क्या कहते हैं बेटा? इनकी उपापचयी क्रियाओं की दर तेज होती है, इसलिए ये 1 महीने के अंदर अंदर ही मर जाते हैं। जो आम अपन गुठली बचा लेते हैं वो कभी भी नहीं उगती जिंदगी में, देखा तुमने? क्यों? क्योंकि वो 1 महीने के अंदर अंदर उसकी बुआई करना पड़ती है, नहीं तो उसके अंदर की नमी खत्म हो जाती है। जो ऐसे डायरेक्ट फेंक दो उग जाएगा, है ना। तो अगर उपापचयी क्रियाओं की दर तेज है तो पौधा या बीज ज्यादा लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाए। पशुपालन में भी पढ़ते, छोटे पशुओं की उपापचयी क्रियाओं की दर ज्यादा रहती है, श्वसन दर ज्यादा रहती है, टेम्परेचर भी ज्यादा रहता है, बड़े पशुओं में कम होता जाता है। तो पुराने जमाने में जैसे ऋषि मुनि, तुमने देखा 1000 साल की तपस्या कर रहे हैं, तो फिर अपने मन में ख्याल आता है ये खाते क्या होंगे। वो क्या करते थे, अपनी श्वसन दर को, अपनी उपापचय क्रियाओं की दर को बहुत ज्यादा स्लो कर लेते, बिल्कुल मूवमेंट नहीं करते थे। तो वो जो उनके पास रिसोर्सेज है वही बहुत लंबे समय तक चलते थे। ऐसे प्रकृति में बहुत सारे बीज है जो कई वर्षों तक जीवित रह सकते हैं, तो वो अपने आप को कायम डाल लेते हैं सुषुप्त अवस्था में। ऐसी अवस्था जिसमें श्वसन की दर बहुत स्लो हो जाती है, जिसमें उपापचयी क्रियाएं लगभग नहीं के बराबर होती है, सिर्फ जिंदा रहना एक ही उद्देश्य, है ना। जैसे हिरणखुरी के बीजों में कितने वर्षों की सुसुप्तावस्था है? 50 से 60। गेहूं में भी 3 वर्ष तक अंकुरण हो सकता है, पर हिरणखुरी में कितने वर्ष तक हो सकता है? इसका अर्थ यह है कि हिरणखुरी का कोई बीज बेचारा विपरीत परिस्थिति में चला भी गया, वो कब तक नहीं उगेगा? जब तक उसके लिए उपयुक्त परिस्थितियां नहीं आ जाती। लोग कहते हैं ना प्रलय के बाद कुछ नहीं बचेगा। प्रलय तो 7 दिन का ही होता है, ये तो 60 साल बाद भी बच जाता है। तुम सोचो, अपन हिरणखुरी उखाड़ने गए, वो दिखता था ऐसा लल्लू पुंजू आरोही पौधा सीधा खड़ा बन,
अपन ने उसको उखाड़ा, बोले "ए, हाथ मत लगा, तेरे दादाजी की उम्र की हूं मैं, 60 साल से थी यहाँ"। वो इतना खुश हो रहा है, भगवान पता नहीं क्या ही सोच रहा मन ही मन में। बथुआ में कितनी सुषुप्त अवस्था है? अधिकतर खरपतवार C4 होते हैं। इससे क्या फायदा होता है? C4 पौधे कम प्रकाश और CO2 की सांद्रता में भी प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं, है ना। बथुआ कैसा होता है? C3। याद रखना है ना, यह अपवाद है, इसलिए पूछा भी जाता है कि कौन सा खरपतवार C3 है, बथुआ, है ना। तो C4 पौधे अपन ने पढ़े थे एक बार, याद है तुमको थोड़ा बहुत? ऐसे पौधे जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान उनमें हैच एंड स्लेक चक्र पाया जाता है, जिसमें ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल बनता है और उसमें 4 कार्बन अणु होने के कारण प्रकाश संश्लेषण ज्यादा अच्छे से होता है ना। ये कम प्रकाश और कम CO2 की सांद्रता पर भी प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। इनमें प्रकाश श्वसन नाम की एक खराब प्रक्रिया बिल्कुल नहीं पाई जाती। तो C4 पौधे ज्यादा दक्षता वाले पौधे होते हैं। तो ज्यादातर खरपतवार कैसे हो गए हैं? अब गाजर घास एक ऐसा पौधा है जिसमें ऊपर की पत्तियां C3 होती और नीचे की पत्तियां C4 होती। सोचो कितना खतरनाक मामला है ना। तो ऐसा खरपतवार जो C3 C4 दोनों ही होता है, वो कौन है? गाजर घास। उसने परिवर्तन कर लिया खुद में, पहले खाली C3 था, अब क्या हो गया? वो C4 डेवलप हो गया। चलो और बताओ, और क्या विशेषता है खरपतवार की? बताओ। अरे यार कुछ ही नहीं बताते हो। इनके बीज बहुत छोटे होते हैं, जिसके कारण ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत आसानी से पहुंच जाते हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से तो बहुत है। कितने टॉपिक पढ़ लिए? 1 2 3। तुम्हारा भी अलग ही काम है यार, एक में 3 पढ़ लेते हो। चलो लिखो। सर सत्यनेशी, सत्यनेशी उगता है बेटा सरसों के साथ। चलो चले आगे बेटा। ये आधे बच्चे अब जाके जुड़े क्या क्लास में?
है? नशे की बात कर रहा है? अच्छा, क्या होता है? अच्छा, परिपक्वन। परिपक्वन का मतलब पकना होता, परियां नहीं पकती है उसमें, गलत मत समझ तो। तो थोड़ा बहुत लिख लिया हो तो आगे चलेंगे यार। हैं? वो एक कह रहा कि क्लास रिकॉर्डेड है, नहीं है भाई, मत चिंता कर तू। ऐसे एक बार मेवाड़ा सर की क्लास में बोला था ना किसने, क्या कहा था सर ने, मेरी चोटी काट में इधर से वो करूँ। अच्छा देखो, एक बात मैं बताऊं तुमको, अपन जो एग्रीकल्चर वाले लोग हैं ना, थोड़े से अपन भावनात्मक रूप से कमजोर है, अपने कोई कुछ भी कहता है अपन मान लेते हैं, कच्चे कान के लोग। नहीं, मार्केट में कोई भी अफवाह फैला देता है, अपन उसकी बात मान लेते हैं। सबकी अपनी अपनी दुकानदारी है, अपनी अपनी दुकानदारी चलाने के लिए तरह तरह की अफवाह फैलाते हैं। सही बात है कि गलत बात? अपन मानते हैं अपनी गड़बड़। अब अपने गांव के आसपास कोई कोचिंग चला रहा, वो कहेगा रॉयल वाले तो रिकॉर्डेड दे देते हैं तुमको, और यूं कहते हैं लाइव क्लास है, वो लाइव की रिकॉर्डेड रहती है। नहीं, सही बात है कि नहीं? अब वो उसके यही शक हुआ कि यार ये भी रिकॉर्डेड क्लास नहीं है। बेटा आज तारीख में बता देता हूँ, देखो 3 नवंबर 2025। टाइम भी बताऊं क्या, ये घड़ी सही है? 11:08। इधर हो रहे 11:49, तो मेरे हिसाब से कंप्यूटर की घड़ी ज्यादा सही है ना? चलो चले आगे, आगे बढ़ा दो इसको मैं। हैं? बेटा जल्दी करो, ऑनलाइन वाले कमेंट कर रहे हैं, सर आप बहुत धीरे पढ़ाते हो, इससे पढ़ाओगे तो हम कब खत्म होगा हमारा कोर्स। हालांकि वो खुद ही नहीं लिखता है, जो नहीं लिखता है ना वो बोर होने लग जाता है, उसको ऐसा लगता है कि चल ही क्या रहा है। इसलिए देखो मैंने कह रखा है कि भले रफ कॉपी में लिखो, पर लिखो। क्यों भगवान? ये आदमी इतना खुश रहता है ना, भगवान करे तो हमेशा खुश ही रहे। लिखा कर भाई थोड़ा बहुत, ऐसे क्या मन लगा रहेगा। नहीं तो मैं जीएल सर बोलूंगा और ड्यूटी लगा देंगे फिर कॉपी चेक करवाने में। फिर रोज लिखना है और चेक कराना है, फिर और खराब मामला है, इसलिए लिखते रहा करो। अच्छा तुम लिखो नहीं लिखो, मेरा कोई फायदा नुकसान है क्या? नहीं, फिर भी देखो जबरदस्ती परेशान कर रहा हूं। दीदी आप भी लिखा करो तो ऐसे नींद नहीं आएगी। लिखा करना। अभी लिखा है? मैं जब पढ़ा रहा था तब लिख लिया, अब बैठो आराम से। लो आगे बढ़ा दूं क्या? और एक दो विशेषता बताओ यार खरपतवार की।
देखो, एक 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 वैज्ञानिक महोदय ये कह रहे हैं कि सीड किसने गिने थे खरपतवार के। बेटा, जो एमएससी पीएचडी करते हैं ना, वो गिनते हैं बैठ के आराम से, पौधे भी नापते हैं, पत्तियां भी नाप, उनका काम ही है। हाँ हाँ, गाजर घास में C3 C4 दोनों होता है। ये चुपचाप लिख लिया करो, पड़ोसी भी लिख लेगा तो कंपटीशन खत्म हो जाएगा। एक्स्ट्रा इसलिए बताता हूं मैं तुमको, चुपचाप लिख लो। चले आगे, आगे बढ़ा दूं? आगे क्या बढ़ा दूं, ये तो खत्म ही हो गया मेरे हिसाब से। ओ, लिखो लिखो। प्रवर्धन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हाँ, नहीं रे, मैं इतना ही पढ़ाता हूं। अभी तो और पढ़ूंगा, टाइम बच गया तो। अच्छा, स्लाइड निकाल दो, बिना देखे लिख सकते हो। ऐसी प्रैक्टिस रखना है। हमारे दिमाग को ऐसे तैयार करो, कितने हैं? 6। ये देखो, घटते क्रम में। अब मान लो कि मैं पेपर बनाऊं टेस्ट में कि निम्न में से खरपतवारों के बीज निर्माण की अवस्था को घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। खाली खरपतवार के नाम लिखूंगा बस। तुम में से एक दो तो मुझसे पढ़े हुए भी होंगे ना यार, पहले कभी जेईटी सीयूटी में। कौन कौन है? वेरी गुड। ऑनलाइन में थे? कब पढ़े थे? 24 में ही? 20 में? 20 में तो मैं अच्छा नहीं पढ़ाता था। है? 20 में भी अच्छा पढ़ाता था? क्या पता है, 20 में तो आया ही था मैं, मैंने वापस नया पढ़ा राजस्थान का सिलेबस। एमपी में ये सब डेटा नहीं चलते, उनके डेटा अलग है। हाँ, एमपी एमपी। डिस्ट्रिक्ट इंदौर। वहां की और यहाँ की एग्रीकल्चर अलग अलग है। यही फर्क। वहां एग्रोनॉमी और हॉर्टिकल्चर मिला के 50 क्वेश्चन आते हैं, और अकेले एनिमल हस्बेंड्री के 50 क्वेश्चन आते हैं। वहां सुपरवाइजर की पोस्ट ही नहीं होती है। वहां सबसे छोटा ऑफिसर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर, उसकी तनख्वाह 42,000 होती है। बीएससी एजी। 12वीं पास वालों के लिए वो नौकरी रखते ही नहीं है। जैसे ही सब सुपरवाइजर जैसे ही आता है। डबल एओ का पेपर भी सुपरवाइजर जैसे ही आता है। एओ का पेपर भी सुपरवाइजर। एग्रीकल्चर में कोई लेवल ऊपर नीचे नहीं है, थोड़ा बहुत प्री पीजी वगैरह मेंटेन करते हैं। जीके एमपी का आता है, एमपी का जीके बहुत छोटा, राजस्थान का जीके बहुत बड़ा है। तुम्हारा इतिहास खत्म ही नहीं होता है। बाप दादा सब कर गए जितना करना। चलो चले आगे। हाँ, वहां देवी देवताओं की पढ़ाई नहीं होती। अपने यहाँ चलता ना, लोग देवता, वहां नहीं पढ़ाते।
हाँ, यहाँ कल्चर ज्यादा, यहाँ के नृत्य भी ज्यादा है, भाषाएं भी ज्यादा है, आभूषण भी पढ़ा देते हैं। वहां ऐसा कुछ नहीं, वहां एक किताब आती है, वो पढ़ो, काम खत्म। चलो चले आगे बेटा। राजस्थान में भी सुपरवाइजर की तनख्वाह 42,000 होना चाहिए। सुपरवाइजर नाम का लड्डू दे देती है राजस्थान सरकार हमेशा। देखो, अगर मान लो सुपरवाइजर पोस्ट बंद हो जाए, क्या बंद हो जाए? पोस्ट बंद हो जाए, और सबसे छोटी पोस्ट बचे डबल एओ, तो ये जो 1100 पोस्ट आज सुपरवाइजर की निकाली है ना, ये सरकार को 1100 पोस्ट किसकी निकालना पड़ेगी? तनख्वाह ज्यादा देना पड़ेगी। एमपी में ऐसे ही है कि जो तुम्हारे यहाँ गांव में एक सुपरवाइजर है, वहां गांव में एक एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर है, सुपरवाइजर 15,000 मिलेंगे उसको 42। काम दोनों एक ही कर रहे हैं, और सुपरवाइजर ज्यादा काम करा लेते हैं बेचारे से, आंगनवाड़ी का भी करवा लेते हैं, पोलियो की दवाई भी पिलवा लेते हैं। अभी आया मेरे पास, कल ही आया आदेश गवर्नमेंट का कि जो भी कार्य हो वो, एक तो वो आता ना वीडीओ, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, थर्ड ग्रेड टीचर्स, वैसे बहुत एलडीसी, इनसे ही करवाना है सब काम सरकार को। कल ही आदेश निकाला मुख्य सचिव ने कि ग्राम स्तर पर जितनी भी शासकीय योजनाएं हैं, इनको सबको एक ही डिपार्टमेंट। पहले क्या होता था कि मान लो किसी सुपरवाइजर को कहे कि तू पोलियो की दवाई पिला दो, वो कहता है ये मेरा काम नहीं, आंगनवाड़ी और नर्स का काम है। अब वो भी करना ही पड़ेगा। सुपरवाइजर की नौकरी सिर्फ एक ही तरीके से सही है, और वो ये है कि इसमें काम ही नहीं करना पड़ता है। जब करना पड़ेगा ना, फिर इतनी अच्छी। जब सुपरवाइजर को कह देंगे कि 9 बजे ऑफिस में आना है और 5 बजे जाना है, दोनों अटेंडेंस लगाना है, और सब ऑफिस में कैमरे लगा दें, फिर फंसेगा आदमी, फिर इतना खुश नहीं होगा सुपरवाइजर बनने के। और 2 4 10 साल रुक जाओ, सब प्राइवेटाइजेशन हो जाए, तुमको पता ही नहीं चलेगा कैसे मामला पूरा देश बदल जाए। अब अडानी के स्कूल आ गए हैं। गवर्नमेंट के स्कूल कौन चला रहा है? अडानी। सीएम राइज स्कूल, यहाँ नहीं, अभी एमपी में चालू किया उन्होंने प्रोग्राम। 5,000 स्कूल खोले। खोले क्या है, जो सरकारी बिल्डिंग है उसको हैंड ओवर कर दी, अधिकारी भी उसको हैंड ओवर, मतलब जो टीचर पहले सरकार के लिए काम कर रहा था, अब किसके लिए करता है? ठेका दे दिया स्कूलों। वो जो टीचर थे ना, उसने कह दिया कि हम परीक्षा लेंगे हर साल, जो टीचर फेल होगा उसको बाहर कर देंगे। रिजल्ट हमको 95% से ऊपर ही पास चाहिए, अगर 5% से ज्यादा बच्चे फेल हुए तो टीचर बाहर। अटेंडेंस सारी ऑनलाइन लगेगी, स्कूल में मशीन लगा दी, वहीं जाके अंगूठा लगाना पड़ेगा, दूसरा तुम्हारी अटेंडेंस नहीं लगा सकते। स्कूल्स में कैमरे लगेंगे, जिनको 4 आदमी बिठा दिए कि पूरे प्रदेश में जितने स्कूल है सब कैमरे खोल खोल के देखो, जहां लगे कि आदमी गलत है उसकी रिकॉर्डिंग भेजो, वहीं से सस्पेंड ऑनलाइन आ जाएगा, व्हाट्सएप पे सस्पेंशन ऑर्डर कि टीचर सो रहा है, बहुत बढ़िया, अच्छा पकड़ में आया। व्हाट्सएप आएगा कि उठ उठ जाओ तो सस्पेंड हो जाना। सोचो यही काम अगर अडाड़ी ने इधर सुपरवाइजर वाला ले लिया, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, बहुत पैसा खर्चा करती सर। लिख लिया है क्या? तुम बताओ कृषि का बजट कितना है अपना? 1,50,000 करोड़। कितना बेटा? पूरे भारत में अभी कृषि का, पिछले साल 1,37,000 करोड़ था, उसके पहले 1,32,000 करोड़ था, उसके पहले 1,25,000 करोड़, है ना? इस साल कितना हो गया? 1,50,000, 7 जीरो और लगाना पड़ेगी, है ना?
जिले कितने हैं? 787। अपन 800 मान लेते हैं। एक एक दो दो, क्या बचा? 1500 बटे 8। 8 एकम 8, 8 अठैया 64, 8 7 56, 8 6 48। 187 करोड़ रुपए एक जिले में दे रही सरकार, और उसके बाद भी किसानों से पूछो तुमको क्या मिला कृषि विभाग से? कुछ नहीं मिला, आश्वासन। इस बिल्डिंगें देखो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की, सब टूटी फूटी, टेबल कुर्सियां सब टूटी फूटी। खाली, अरे सरकारी लोग खाली बिल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मैं जानता हूं ना, मैं बहुत, मेरे घर में इतने सरकारी लोग हैं कि पूछो ही मत, है ना। बहुत भयंकर करप्टेड मामला है। करप्टेड मतलब भ्रष्टाचार चरम पे। मान लो कोई अधिकारी ने तुमको 1 करोड़ रुपए का फंड दिया, कितना दिया? डिपार्टमेंट के अकाउंट में, किसमें दिया? कि कृषि विभाग में, चलो आप एक एओ हो, हम आपको 1 करोड़ रुपए दे रहे हैं, खर्चा कर। हालांकि है कितने? एओ को कह दिया 1 करोड़ खर्चा करना, ज्यादा ही करते 10 1 करोड़ के आसपास। उससे यूं कहते 20 लाख तो मुझे दे देना, इसमें से थोड़ी रख सकता हूं। अब वो एओ की जिम्मेदारी है कि 20 लाख ले जाके दे। कैसे देगा बेचारा? तुम बताओ, जेब से दे सकता है क्या? उसके साल भर की तनख्वाह 10 लाख बन रही है, वो 20 लाख कैसे देगा उसको? तो वो इस 1 करोड़ में से 20 लाख एडजस्ट करेगा कहीं ना कहीं। जब वो ऊपर वाले के लिए करेगा तो खुद के लिए नहीं करेगा। ये भ्रष्टाचार वहीं से शुरू हुआ। ये 187 करोड़ में से 37 करोड़ भी खर्चा नहीं होते हैं, बाकी पूरा उड़ा देते हैं। अच्छा, दूसरी बुरी बात यह है कि मान लो ऐसी बात मैंने तुमको बता दी, मेरे पीछे पड़ जाएंगे कि तेरे बाप का क्या जा रहा। उल्टा मामला है। बताओ भी मत पब्लिक को, गांव वालों को बता भी मत दो, है ना। अच्छा, जो बेचारे भोले भाले और सीधे साधे अधिकारी है, उनको यूं कहते हैं कि तू तेरा काम कर चुपचाप, ईमानदार की पूंछ मत बन। बहुत सारे हैं, 20% 30% जो अधिकारी है वो सब ईमानदार भी, सब बेईमान नहीं है। उनको यूं कहते तेरे को नहीं खाना ना, तो चुपचाप बेटा रहना, अगर नौकरी करना है तो फिर अपन चाहो दुकान खोल लो अपने घर किराने की, उनको कोई ले, वो यूं कहते ऑफिस ही मत आया कर, तो ईमानदार है ना, तेरी छुट्टी। जो काम करता है वही पैसे कमाता है। दौड़ दौड़ के जो काम करता है डिपार्टमेंट्स के उसके हिस्से में आता है कुछ ना कुछ। कुछ डरपोक लोग भी होते हैं जो बिल्कुल हाथ ही नहीं लगाते, साहब आपके जितना रखना रख लेना, मेरे फंड डालो ही मत, प्रमोशन भी नहीं चाहिए, मैं ईमानदारी से कहीं भी कमा खाऊंगा। बढ़िया तनख्वाह भी अच्छी आती है ना। सुपरवाइजर की 2 साल बाद 25,000 हो जाएगी, भगवान ने चाहा 8वां वेतन मान लग गया 30 35 हो जाएगी, है ना। नहीं होगी? हो जाएगी। अरे डबल ट्रिपल नहीं होगी, 150% बढ़ सकती, ज्यादा 150% मतलब 1.5 गुना, है ना। इससे ज्यादा सरकार पैसे देगी। सरकार वैकेंसी इसलिए नहीं निकालती है क्योंकि सरकार के पास पैसा नहीं है। सरकार चाहे तो 10,000 सुपरवाइजर पोस्ट नहीं निकाल सकती क्या? निकाल सकती, पर क्यों नहीं निकालती? वो यूं कहते हैं कि अगर अभी सबको दे देंगे तो आने वाली नई जनरेशन को क्या देंगे, पर उनके पास पैसे नहीं। तुम देखो ना, डबल एओ के पास एओ के चार्जेस है, एओ के पास एडीए के चार्जेस है, इतने अधिकारी ही नहीं हो। जहां 4 4 5 5 डबल एओ होना चाहिए, वहां 1 1 2 2 से ही काम चल रहा है। तो वैकेंसी निकाल ही नहीं रहे हैं। क्यों नहीं निकाल रहे हैं? कि वो वित्त विभाग से पूछते हैं कि हम वैकेंसी निकाल रहे हैं, तुम तनख्वाह दोगे? बोले नहीं देंगे, हमारे पास पैसे ही नहीं। कर्जा है हर स्टेट के ऊपर, तुमको पता है कि नहीं है? सरकार प्रॉफिट में नहीं है, कोई टैक्स नहीं दे रहे लोग।
5,70,000 करोड़ राजस्थान सरकार के ऊपर कितना कर्जा है? कहां से देंगे? यूं क्या करना? नहीं नहीं, बीजेपी कांग्रेस वाली बात नहीं है बेटा, ये कांग्रेस में भी था कर्जा। तो तुम मेरी बात सुनो ध्यान से, ये बीजेपी और कांग्रेस एक ही चीज है, ये दो चीजें नहीं है। ये बात जिस दिन अपन समझ जाएंगे ना, तो बीजेपी भी रहेगी और ना ही कांग्रेस रहेगी। ये बीजेपी कांग्रेस केजरीवाल ये जो भी है, ये सब एक ही पार्टी, अलग अलग नहीं है। तुम बताओ कि बीजेपी की सरकार आ गई, कितने कांग्रेस नेताओं का भ्रष्टाचार उजागर कर दिया उन्होंने? एक भी नहीं किया ना। अच्छा, कांग्रेस की सरकार थी, कितने बीजेपी वालों का भ्रष्टाचार उजागर किया? नहीं किया ना। कांग्रेस सरकार में भी उन्हीं को व्यापारियों को ठेके मिलते थे, बीजेपी में भी उन्हीं व्यापारियों को ठेके मिलते। कांग्रेस में भी अंबानी ने उन्नति करी और बीजेपी में भी अंबानी ने। ये अलग अलग नहीं है। अलग तो अपन है, गरीब दुबले लोग, है ना। अशिक्षित कह लो, अंधेरे में कह लो, सोए हुए कह लो। एक शब्द आता कम्युनिज्म, हालांकि मैं कोई कम्युनिस्ट आदमी नहीं हूं, पर कम्युनिज्म जिसको अपन कहते हैं साम्यवादी विचारधारा, ममता बनर्जी वाली सरकार बनी ना साम्यवाद, वो खुद भी नहीं है। साम्यवाद ये कहता है कि एक देश के अंदर जितने भी प्राकृतिक संसाधन है, चाहे खनिज संपदा हो, चाहे पानी हो, चाहे बिजली हो, चाहे सूरज की रोशनी हो, जब भगवान खुद ही नहीं भेदभाव कर रहा है, तो फिर उस देश में एक आदमी इलाज की कमी से मर जाए बच्चा कुपोषित होके, और वहीं एक आदमी 1-1.5 लाख रुपए का डिनर रोज कर रहा है। ये असमानता है कि समानता है? असमानता। होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए। पर ये बात अपनी समझ में आएगी, ये अपने उसमें खून में डाल दी गई, अपने डीएनए में डाल दिया। तुम बताओ, जलियांवाला बाग में एक बार एक आदमी, अभी मैंने उसका इंटरव्यू पढ़ा, उसने कहा कि मैं जापान में रहता हूं, इंडियन है, नौकरी करता हूं। क्लास खत्म नहीं हो, क्लास कंटिन्यू है बेटा, चल रही है अभी। वही सोच रहा कि सर अगर आप बात ही करोगे तो मेरा नेट बचा लेता हूं। बचा ले, खत्म कर दे। वहां जापानी लोग इंडियंस को डिनर पे इनवाइट करते हैं, उनके घर ही नहीं बुलाते। उसको बड़ा ताज्जुब हुआ कि मेरे को नौकरी करते करते 10 साल हो गए यार, ये एक दूसरों को खूब बुलाते हैं, खाना खिलाते हैं, बातचीत करते हैं, मंदिर वंदिर जाते हैं, पूजा पाठ का। बौद्ध है ना ज्यादातर लोग। तो उसे रहा नहीं गया, बोले यार मैं तो बड़ा अधिकारी हूं, तुम मुझे ही नहीं बुलाते हो। तो जापानी लोग जवाब देते ही नहीं है ज्यादातर, उनका मन होता देते, नहीं तो नहीं देते। पर उसने एक दिन घेर ही लिया एक को, बोले तेरे को जवाब देना पड़े तो उसने कहा कि हम इसलिए नहीं बुलाते हैं कि तुम्हारे एक बार जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। तो उसने पूछा अच्छा, तो इससे में हमारा क्या लेना देना? बोले कौन मरे? बोले इंडियंस। बोले गोलियां किसने चलाई? बोले जो लोग अपने देश के नागरिकों को पे गोली चला सकते हैं, उनका भरोसा हम कभी भी नहीं करते हैं। बोले वो तो जनरल डायर ने आदेश दिया था। बोले हमारे में दे के देख लो आदेश, उसको उड़ा देते। एक ही तो मारना था, 1,000 क्यों मार? तो अंग्रेजों ने अत्याचार किए, पर कोड़े मारने वाले कौन थे? भगत सिंह को फांसी लटकाने के लिए किसी अंग्रेज ने थोड़ी फंदा बनाया होगा। रोते जा रहे, फंदा बना रहे, अरे छोड़ो ना यार। रो रहे फंदा बनाते बनाते, बोले हमारा जवान मर जाएगा। तो क्यों बना रहे हो? ये जो गुलामी की आदत पड़ी हुई है ना आपने, पहले राजा महाराजाओं की करी, फिर मुगल आ गए उनकी करी, फिर अंग्रेजों की करी, आज भी कर रहे हैं नेताओं की। हर घर पे झंडा लेके बैठे हुए हैं, लड़ पड़ते हैं। पड़ोसी पड़ोसी एक दूसरे का खोपड़ा फोड़ दिया। बोले क्यों? बोले इसने मोदी जी गाली दी। बोले राहुल गांधी को ऐसा कैसे कह सकते? अरे तुम मरोगे ना बेटा, तो वो अर्थी उठाने पड़ोसी आएगा, ना राहुल गांधी आएगा और ना ही नरेंद्र मोदी आएगा। इन्होंने उस सिस्टम को इतना डेवलप कर दिया है, एक घर में 2 तरह की पार्टी के लोग पैदा हो गए, एक घर में। तुम सोचो कितना खतरनाक मामला है।
कि बोले मेरे पापा तो कांग्रेस में थे पर मैं बीजेपी का हूं। अरे भाई तू तेरे बाप का ही है, ना कांग्रेस का है और ना ही बीजेपी का। चलो आगे चले। अब एक टॉपिक है जिसका नाम है खरपतवारों का वर्गीकरण। जैसे फसलों का वर्गीकरण हम पढ़ते हैं ना, लिखो हेडिंग। देखो जैसे अपन फसल का वर्गीकरण पढ़ते हैं ना, ऋतुओं के आधार पर, जीवन चक्र के आधार पर, ऐसे अपन खरपतवारों का वर्गीकरण पढ़ेंगे, है ना। तो मैं हेडिंग हेडिंग यहाँ लिख देता हूं, बाकी वर्गीकरण अपन कल देख लेंगे, है ना। सबसे पहला वर्गीकरण हम पढ़ेंगे पत्तियों की संरचना के आधार पर। दूसरा पढ़ेंगे बीज पत्र के आधार पर। तीसरा पढ़ेंगे ऋतुओं के आधार पर। चौथा पढ़ेंगे जीवन चक्र के आधार। 12वीं में क्या किया, जीवन चक्र में ही ऋतु डाल दी। अब हिरणखुरी बहुवर्षीय है, उसको रबी में लिख दिया तो बच्चा कंफ्यूज होएगा कि नहीं होएगा। और आखिरी है खरपतवार फसल संबंध के आधार पर। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि जब मैं पढ़ाऊं तुमको छोटी पत्ती वाले खरपतवार और सकरी पत्ती वाले खरपतवार, तो दो दो तीन तीन उदाहरण लिखवाऊं कि 10 10 है। अच्छा मैं 10 खरपतवार लिखाऊं और 10 ही याद भी करवा दूं, फिर चलेगा मामला। वेरी गुड। चलो लिखो फटाफट। अरे नहीं हुआ टाइम भाई, मेरे सामने घड़ी चल रही वो देख, कंप्यूटर में। ऐसे भागने के लिए क्यों तैयार रहते हो, फिर तुम ही पूछते हो ना सर कोर्स कब खत्म होगा, हो जाए 5 मिनट बचे हुए अभी। 12 15 हुए ना, 12 20 पे क्लास खत्म होगी। चलो चले आगे। पहली हेडिंग लिखो पत्तियों की संरचना के आधार पर। बताओ कितने प्रकार के हो सकते हैं। 2 प्रकार के, चौड़ी पत्तियों वाले और सकरी पत्तियों वाले। लिखो। अरे क्या लेकर आओ रे मैं यार।
है। देखो जो समझदार आदमी ना वो चार चार नाम एक बार में पढ़ के लिख सकता है, मुनमुना, सेंजी, मकोई, जंगली चूत। तो वो जब लिखेगा तो चार बार उसके दिमाग में रिवीजन भी होगा। और जो कम इंटेलिजेंट आदमी वो गोखरू को 2 बार पढ़ेगा। और यहाँ गोखरू लिखा है क्या? 8वें नंबर। अब समझ में आ गया मुझे धीरे क्यों लिखते हो तुम। देखो इसने तो अब शुरू किया लिखना। डन। कल वापस लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं लेना।